चलिए देखते हैं विसरण और परासरण के बारे में। ठीक है, विसरण क्या है, परासरण क्या है। विसरण और परासरण में बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है कि विसरण और परासरण में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहीं लिखा रहता है कि द्रव का बात हो तो परासरण कहते हैं, लेकिन द्रव का बात इसमें भी होता है। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक विसरण परासरण के बारे में नहीं जानते थे उनके लिए तो कोई कन्फ्यूजन पहले से नहीं था, उनका दिमाग एकदम खाली था। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो उनके दिमाग में भर जाएगा। लेकिन जो बच्चे विसरण और परासरण को बस एक अंधविश्वास की तरह पढ़ रहे थे, यानी कि गलत पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो आज अच्छे से इसको सुधार लेंगे। ठीक है, देखिए विसरण क्या होता है। विसरण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, गैस हो, द्रव हो, कोई भी पदार्थ स्वतः जब मिल सकता है ना, उसके बीच में कोई लेयर नहीं होगा। जैसे लिक्विड है, मान लीजिए कि यह एक पानी है, मान लीजिए यह पानी है, ठीक है, और यहां भी पानी है, यहां भी पानी है और यहां भी पानी है, और बीच में कोई लेयर नहीं है, तो यह पानी और यह पानी, इसमें से इस पानी में हम डालते हैं। मान लीजिए एक गिलास पानी है, यह बोतल है, ठीक है, यह बोतल है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई लिक्विड अगर डालेंगे तो लिक्विड डालेंगे तो पानी के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है ना जी, पानी के ऊपर छानने वाला कोई पदार्थ नहीं है ना। यानी कि जैसे ही इस ढक्कन को हम खोलेंगे और ढक्कन को खोल के इसमें पानी डालेंगे तो पानी में पानी जाके स्वतः अपने आप मिल जाएगा। पानी में स्याही भी डालेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। यानी कि दोनों पानी, ऊपर से जो स्याही डाले और यह पानी, दोनों के बीच में कोई परत नहीं है, समझ में आया, कोई छानने वाला परत नहीं है कि दोनों को रोकेगा। तो जब कोई परत नहीं रहेगा, कोई झिल्ली नहीं रहेगी, कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। कोई भी चीज का, दो गैस है, जैसे वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा रहता है, तो आपस में मिलते रहता है, यह क्या कहलाता है, प्रक्रिया विसरण कहलाता है। समझ में आ गया। जब दो द्रव रहेगा, जैसे दूध में पानी मिला है, तो दूध है, खाली बर्तन में एक दूध है रखा है, आप पानी मिला रहे हैं, तो उसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं है, कोई भी परत नहीं है जो दोनों को छान रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें विसरण क्रिया द्वारा। अब आप ये नहीं बोलिए कि छन्नी द्वारा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि अगर रिस करके, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, एक ये कोशिका है, ठीक है, और यहां एक कोशिका है, या इस कोशिका से भीतर आ रहा है, तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, कोशिका झिल्ली लगा हुआ है। तो यह झिल्ली क्या करेगा कि इसको चयन करेगा पहले और आने देगा, यानी कि यह क्रिया परासरण कहलाएगी। यानी कि जब दो पदार्थ के बीच में कोई लेयर आ जाएगा ना, कोई झिल्ली आ जाएगी, तब उसको परासरण कहेंगे। और जब कोई झिल्ली नहीं आएगा तो परासरण अधिकतर द्रव में ही होता है। परासरण कहाँ होता है, द्रव में होता है। लेकिन विसरण गैस में भी होता है, देख लीजिए, द्रव में भी होता है और कोई भी विलेय अणु में भी होता है। तो चलिए इतना मैं हिंट दे दिया, अब फिर अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए परासरण, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन बोला जाता है, विसरण को इंग्लिश में क्या बोलता है, डिफ्यूजन। गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण। अब मैंने यह क्या बोला, अधिक सांद्रता मतलब जहां पर ज्यादा मात्रा हो उसे अधिक सांद्रता। जैसे मान लीजिए कि जो यह कोशिका है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि यह कोई भी कोशिका है। कोशिका कहने का मतलब है बाबू कि कोई भी एक पदार्थ जिसके ऊपर एक लेयर का काम कर रहा है। जैसे में अंडा हो गया, ठीक है, तो अंडा को जब क्या करेंगे हम लोग कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देंगे, यानी कि ऊपर का कवच छोड़ा देंगे। जो अंडा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का उजला परत रहता है ना, उसको छोड़ा देंगे तो अंडा बन जाएगा और अंडा एक कोशिका की तरह काम करेगा। समझ में आ गया। अब अंडा में जैसे ही हम अंडा को जल में डालेंगे, समझ में आ गया, तो जल में डालेंगे तो दोनों के बीच क्रिया होगा, तो यह कोशिका झिल्ली हो गई। समझ में आ गया। अंडा के बाहर यह जो परत रहेगा, अब जो भी परत रहेगा ना पतला वाला, वह अब कोशिका झिल्ली की तरह काम करेगा। यानी कि इसमें इस कोशिका के अंदर जाने से पहले झिल्ली से टकरा कर जाना पड़ेगा। तो जब बीच में झिल्ली आ गई तो कौन सा क्रिया, परासरण होगा। अब बीच में झिल्ली नहीं रहती तो कौन सा क्रिया, विसरण। जैसे दूध है और दूध में जल मिल रहा है, तो दूध के बाहर कोई झिल्ली तो नहीं है ना, तो पानी जब मिल रहा है तो कोई परत नहीं है, तो विसरण द्वारा दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए कोई भी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। कोई कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है अंदर और बाहर कम है, तो बताइए यह ज्यादा है यानी अधिक सांद्रता है, अधिक इसका डेंसिटी है।
अधिक सांद्रता है तो यह क्या होगा कि बाहर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। यहां कम हो गया है और यहां ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा कि ज्यादा वाला कम में मिलेगा। और कब तक मिलते रहेगा? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। समझ में आ गया? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बाहर भी मान लीजिए बाहर थोड़ा सा है और यहाँ पे इतना है, तो यह तब तक मिलेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। दोनों क्या हो जाए? बराबर। इधर जितना है इतना इधर हो जाएगा, तब यह क्रिया रुक जाएगी। समझ में आ जाएगा? और जब तक नहीं कहीं बराबर होगा तब तक यह क्रिया होते रहेगी। कहां से कहां तक? अधिक सांद्रता वाला से लेकर कम सांद्रता वाला तक। मतलब जहां अधिक है वहां से कम में जाएगा, अधिक से कम में ना जाएगा जी, अधिक से कम की तरफ जाएगा। विसरण। समझ में आ गया? तो यह विसरण कहलाता है। जब भी ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर कोशिका के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि यह बाहर निकलने लगेगा विसरण की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? विसरण की क्रिया द्वारा। और अगर अंदर कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया या ऑक्सीजन कम हो गया, तो कम हो गया, अब बाहर ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या करेगा? अब कम वाला को बराबर करे, अपने बराबर करेगा, तो ज्यादा वाला से कम वाला में आएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी बाहर और अंदर दोनों का मात्रा बराबर हो जाएगा, तब क्रिया रुक जाएगी। तो जब तक अंदर बाहर होगा, कौन सी क्रिया से होगा? विसरण क्रिया द्वारा होगा। तो विसरण समझ गए कि कोई भी चीज, कोई भी गैस, द्रव तथा कोई भी विलेय अणु, कोई भी मिला हुआ है, विलेय अणु मतलब दूध में पानी मिला रहे हैं, तो कोई भी विलेय अणु की अधिक सांद्रता से लेकर कम सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए परासरण क्या है। विसरण का एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं कि वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का बाहर निकलना। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का निकलना। वाष्प क्या होता है? धुआं जो देखते हैं ना वाष्प, तो वाष्प जब निकलता है तो उसमें से जब देखे हैं कि जल वाष्प यानी कि जल की छोटी छोटी मात्रा निकलेगी ना, तो यह विसरण की क्रिया द्वारा ही होता है। याद कर लीजिएगा कि वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प जो बाहर निकलता है तो किस क्रिया से? विसरण की क्रिया से निकलता है। समझ में आ गया? कोशिका को बाहरी वातावरण से पोषण प्राप्त करना। अब कोशिका है, अब पोषण प्राप्त करेगा तो विसरण के आराम से रिस के जाएगा और भोजन प्राप्त कर लेगा। तो कोई भी कोशिका भोजन प्राप्त करती है किस क्रिया द्वारा? विसरण की क्रिया द्वारा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखें परासरण। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? ऑस्मोसिस क्या है? जल या विलायक का, यहां पे गैस भी था, द्रव भी था, तो यहां क्या मैं बोला कि जहां लेयर नहीं हो बीच में, अब यहां बीच में लेयर आ जाएगा। देखिए दोनों घोल है, दोनों के बीच में एक लेयर आ गया, झिल्ली का काम कर रहा है, और तब रिसेगा, तब समझ में आ गया परासरण होगा। अब देखिए जल या कोई भी विलायक, विलायक क्या होता है? जल में जैसे चीनी मिला दिए तो वह क्या हो गया? एक विलायक का काम करने लगा। समझ में आ गया? कौन सा? यह मान लीजिए कि बर्तन है, इसमें पहले से जल था, अब चीनी भी मिला दिए, तो दोनों जब मिल गया ना, तो दोनों मिल करके विलायक कहलाएगा। समझ में आ गया? विलेय क्या होता है? विलेय होता है कि जो मिलता है चीनी, 9th क्लास का केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिए। चीनी जो ऊपर से कम मात्रा मिलता है, जैसे जल ज्यादा था और जो कम में मिला तो कम वाला विलेय कहलाता है, दोनों मिल गया तो विलायक कहलाता है। ठीक है? और मतलब सॉरी विलायक में गलती से बोल दिया, विलायक विलियन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? दोनों मिल गया तो विलियन हो जाएगा, और जो यह रहता है यह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। यानी कि अपने में मिलाने वाला, जैसे जल है जो अधिक मात्रा में है विलायक और जो कम मात्रा में है विलेय। समझ में आ गया? जैसे जल अधिक था, अब शरबत घोरना है तो ले लीजिए 1 केजी चीनी और 1 चुटकी पानी डाल दीजिए, शरबत बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि जल ज्यादा रहना चाहिए, पानी जल से कम रहना चाहिए। तो जो कम रहता है उसे विलेय कहते हैं, और विलेय कहते हैं जो कम रहता है, जैसे चीनी क्या होगा? विलेय है, और यह विलायक हो गया। 9th केमिस्ट्री पढ़िए, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं अपने। जल या विलायक यानी कि जल की ही बात कर रहा है कि जल है, जल ही ज्यादा होता है अधिकतर, तो जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, यानी कि या तो अर्ध पारगम्य झिल्ली रहेगा, ऐसा झिल्ली जो आधा आर पार करेगा, या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी कि चयन करके एक दूसरे को आर पार करने वाला झिल्ली। यानी कि पहले यहां देखेगा, घूर घूर के देखेगा कि किसको लेना है, चयन करेगा तब जाके लेगा, तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। समझ में आ गया?
द्वारा होने वाले विसरण को ही परासरण कहते हैं। यानी कि जो परासरण है एक प्रकार के विसरण ही है। परासरण जो है ना एक प्रकार क्या है, विसरण ही है। यानी कि परासरण एक ऐसी विसरण की प्रक्रिया है जिसमें दो जो घोल है ना, जो दो सांद्रता वाले घोल हैं, किसका बात हो रहा है इसमें, घोल का बात हो रहा है। यानी कि दो घोल जो है एक झिल्ली के द्वारा एक दूसरे से आर पार करते हैं, वह परासरण कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, तो जल या विलायक का अर्धपारगम या चयनात्मक झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण ही परासरण कहलाता है। कम सांद्रता वाला घोल से अधिक सांद्रता में जाता है, ठीक है, और कम सांद्रता वाला घोल से अधिक सांद्रता वाला। अब आप बोलिएगा कि सर यहां पे आपने बोला कि अधिक सांद्रता से कम, तो ये तो समझ में आता है कि अधिक वाला कम को बांटेगा, ऐसे समझ सकते हैं, अधिक वाला जो है कम को दान कर देगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, वह विसरण कहलाता है। लेकिन परासरण में यह आप क्यों लिख दिए कि कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ? तो आइए थोड़ा सा मैं समझाता हूं। कम सांद्रता वाला घोल मतलब क्या हुआ, वैसा घोल जो कम सांद्रता है, मतलब कम गाढ़ा है। समझ में आ गया। अब बताइए कि कम गाढ़ा है, यानी कम गाढ़ा कब होगा, जब पानी ज्यादा होगा उसमें, तब कम गाढ़ा होगा। यानी कि जो कम सांद्रता वाला है उसमें पानी क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया। और जो अधिक सांद्रता वाला है यानी कि बहुत गाढ़ा है, यानी पानी थोड़ा सा है, कम है, तो जो अधिक सांद्रता वाला है उसमें पानी कम होता है। अब बताइए कि ज्यादा पानी से कम पानी में जाएगा, कम से ज्यादा में, ज्यादा से कम में, यानी कि ज्यादा वाला से कम में जाएगा। यानी कम सांद्रता वाला जो रहेगा ना, जिसमें पानी ज्यादा होगा, उससे अधिक सांद्रता वाला यानी जिसमें पानी कम होगा उसमें जाएगा। समझ में आ गया। अगर यह नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो बैक कीजिए और समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि परासरण में कम सांद्रता वाले यानी जिसमें पानी ज्यादा हो से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ होता है क्रिया, ठीक है। जैसे चीनी का गाढ़ा घोल है और यह चीनी का हल्का घोल है, दोनों के बीच में एक झिल्ली लगा दिए, तो जब झिल्ली लग गया तो समझ जाएगा यह क्रिया परासरण कहलाएगी। अब आप बोलिए कि हम समझेंगे कैसे सर, वहां तो झिल्ली लगाएगा नहीं। तो बाबू जैसे अंडा है तो अंडा में पानी जाएगा तो अंडा के बाहर एक परत है तो वह झिल्ली का काम करेगा। तो समझिए कि बीच में लेयर लगा हुआ है, झिल्ली लगा हुआ है, तब वहां क्रिया परासरण कहलाएगी, ठीक है। और जहां कोई लेयर नहीं है, जैसे दूध में पानी, तो दूध में पानी के बीच में कोई लेयर नहीं है, कोई बीच में उसको रोकने वाला नहीं है, तो वहां विसरण होगा। समझ आ गया। अब देखिए, चीनी का गाढ़ा घोल है, चीनी का हल्का घोल है। अब बताइए गाढ़ा घोल जो होगा तो उसमें क्या होगा, अधिक सांद्रता है गाढ़ा घोल का मतलब, और अधिक गाढ़ा है ज्यादा, यानी कि पानी उसमें क्या है, कम है, तो इसमें पानी की मात्रा कम है। और इसमें हल्का घोल है यानी कि एकदम कम गाढ़ा वाला है, यानी पानी बहुत डाला हुआ है, तभी ना कम गाढ़ा कहलाएगा। तो इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है, तो ज्यादा से कम में ना आएगा, तो ज्यादा से कम में आया हुआ है। समझ में आ गया। यानी कि कम से लेकर अधिक सांद्रता वाले, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है, तो वह परासरण कहलाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, परासरण जो होती है वह 3 प्रकार की हो सकती है परासरण की क्रिया। एक अल्प परासरी विलयन, मतलब अगर किसी कोशिका को, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग किशमिश को देखे होंगे, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाता है। बताइए क्यों, किस क्रिया द्वारा? तो किशमिश को जब पानी में डालते हैं ना बाबू, तो वह फूल जाता है। यानी क्या होता है, सोचिए कि किशमिश है, अब किशमिश के बाहरी जो परत है वह एक कोशिका झिल्ली का काम कर रहा है। समझ में आ गया ना, कोशिका झिल्ली, और बाहर से पानी अंदर घुसेगा। कैसे घुसेगा, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है और किशमिश में पानी बाहर के अपेक्षा तो कम है, तो ज्यादा वाला से कम में घुसेगा ना, तो ज्यादा वाला से कम में घुस जाता है, यानी कि जो किशमिश है वह फूल जाता है। अब वही फूला हुआ किशमिश को आप क्या कीजिए ना, कि जहां गाढ़ा वाला घोल है, जैसे फूला किशमिश है, मान लीजिए यह किशमिश फूल गया है, ठीक है। अब इसको ले गए और ऐसा में जैसे बहुत नमक वाला गाढ़ा घोल, नमक का गाढ़ा घोल, यानी कि वैसा घोल जिसमें नमक बहुत ज्यादा है, गाढ़ा घोल हो गया। अब बताइए गाढ़ा घोल है, यहाँ किशमिश फूला हुआ है, तो गाढ़ा घोल में पानी कम रहेगा और किशमिशा में पानी भरा रहेगा। तो अब कहां से कहां आ जाएगा, किशमिश से गाढ़ा घोल में, यानी किशमिश पुनः क्या होगा, पचक जाएगा। समझ में आ गया। तो यह क्यों होता है, किशमिश फूल जाता है, क्यों कम हो जाता है, यह सब परासरण की क्रिया है। और दोनों में सेम होता है कि पानी जहां ज्यादा होगा यानी कि कम सांद्रता, पानी ज्यादा मतलब कम सांद्रता, कम गाढ़ा, और पानी कम मतलब अधिक सांद्रता। समझ में आ गया। तो अब देखिए,
यही मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाने के लिए कि एक कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकता है, तीनों कंडीशन में लिख रहा हूं। या तो कोई कोशिका, कोई भी कोशिका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर के कोशिका निकाल लेंगे, कोशिका मतलब जैसे अंडा, किशमिश, चना, कुछ भी चीज, समझ में आ गया। तो कोई भी कोशिका को अगर अल्प पराशरी विलयन में डालेंगे, अब अल्प पराशरी क्या है? अल्प पराशरी मतलब कम सांद्रता वाला, अल्प मतलब क्या होता है? कम सांद्रता वाला घोल, कम सांद्रता वाला। सम पराशरी मतलब बराबर, मतलब अंदर और बाहर दोनों बराबर हो, और अति पराशरी मतलब बाहर वाला जो है बहुत ज्यादा सांद्रता है। समझ में आ गया। अब देखिए, तो कम, अल्प पराशरी मतलब कम सांद्रता वाला। अब बताइए, एक कोशिका को कम सांद्रता वाले में डाल दिए, अब खुद सोचिए, एक कोशिका है उसको कम सांद्रता वाले में डाल दिए, कम सांद्रता है तो कम सांद्रता है तो पानी ज्यादा है। अब पानी ज्यादा है तो जहां पानी ज्यादा अंदर घुसेगा, यानी कि अल्प पराशरी में क्या होता है कि कोशिका फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर से पानी अंदर घुस जाएगा। समझ में आ गया। तो पूछेगा कि अल्प पराशरी में क्या होगा, तो अल्प पराशरी में कोशिका जो है जल ग्रहण करके फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर जो है कम सांद्रता है और कम सांद्रता में पानी ज्यादा होता है, और जहां पानी ज्यादा रहेगा कम वाला में घुस जाएगा, तो पानी ज्यादा कम में घुस गया तो यह फूल जाता है। अब देखिए सेकंड कंडीशन, सम पराशरी मतलब वैसा घोल जहां कोशिका के अंदर सांद्रता और बाहर की सांद्रता दोनों बराबर हो, यानी कि दोनों, जहां यह कोशिका है और यह जल है, जितना इसका सांद्रता है ना, जितना इसमें पानी है उतने पानी इसी में है, यह समझिए। अब दोनों ओर पानी बराबर है, तो बताइए कि कोशिका फूलेगी, पचकेगी? कुछ नहीं होगा, जैसा कोशिका है वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, पानी अंदर आएगा बाहर जाएगा दोनों होगा, लेकिन जितना बाहर निकलेगा उतने अंदर आएगा, जितना अंदर आएगा उतने बाहर निकल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सम पराशरी वाले विलयन में अगर कोशिका को रखा जाए तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अल्प पराशरी वाले में रखा जाए तो कोशिका के अंदर पानी घुसता है। देखिए एरो लगा दिया है मैंने, तो कोशिका फूल जाएगी। जैसे ही अति पराशरी विलयन में हम लोग डालते हैं, यानी कि अति पराशरी बहुत ज्यादा सांद्रण, अधिक सांद्रण, और जहां ज्यादा सांद्रण मतलब पानी कम। अब बताइए, पानी बाहर कम है, यह कोशिका है, अब बाहर पानी कम है, तो पानी कम है तो कहां से कहां आएगा? कोशिका से बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका क्या होगी? पचक जाएगी। पानी है तो फूला है, अब पानी निकल जाएगा तो कोशिका पचक जाएगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका कब फूल जाती है, कोशिका को किस प्रकार के विलयन में रखने पर कोशिका फूल जाएगी? तो आप दिमाग लगाइए, कोशिका को हम जब बाहर पानी ज्यादा रहेगा तो रखेंगे तो फूलेगी, तो बाहर पानी ज्यादा कौन सा में रहता है? अल्प वाला में, यानी अल्प पराशरी में रखेंगे तो फूलेगी। और कोशिका को कहां रखेंगे तो पचक जाएगी, तो कोशिका को वैसे जगह रखेंगे जहां की बाहर पानी कम है, और बाहर पानी कम कहां रहेगा? जहां अधिक सांद्रण रहेगा, अधिक ज्यादा घोल रहेगा। अधिक सांद्रण मतलब अति सांद्रण, अति पराशरी, तो अति पराशरी में रखने पर कोशिका से जल क्या होता है? बाहर निकल जाएगा और यह पचक जाएगी। तो मैंने यह तीनों कंडीशन आपको बता दिया, आप बुक जाकर रीडिंग लगाइएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलेगा पराशरण और विसरण में, कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, पराशरण से मूल रोम से जल अवशोषित, जो भी पेड़ पौधे के जड़ है तो जो जल अवशोषित करते हैं ना, देखिए जड़ के बीच बाहर एगो कोशिका झिल्ली लगी रहती है, कोई भी कोशिका है उसके बाहरी परत पे भी कोशिका होगी ना, तो कोशिका झिल्ली होगी। अब बाहर से जल जब कोशिका झिल्ली से होकर जाएगा, तो बताइए जब झिल्ली से लेयर से होकर घुसा तो विसरण की पराशरण? पराशरण, विसरण नहीं। काहे? कि दोनों के बीच में एगो लेयर लग गया है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा। पौधे की कोशिका में जल का संचलन, अब बताइए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है, तो मान लीजिए कि यहां से पौधे की, यहां से जल आया और सब जगह जल को फैलाना है, तो आपको पता है कि हर जगह कोशिका है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, यानी एगो पानी निकलेगा और दूसरा कोशिका वाला कोशिका झिल्ली से ही होकर गुजरेगा, यानी कि फिर लेयर आ गया, यानी कि फिर वह पराशरण के द्वारा ही कोशिका के, पौधे की कोशिका में जल ऊपर जाएगा। रंध्र के खुलने और बंद होने में पराशरण की भूमिका, अब जैसे ही पराशरण क्रिया होती है तो क्या होगा कि एक लेयर से दूसरे लेयर में आएगा तभी पराशरण होता है, और जब एक लेयर से दूसरे लेयर में आएगा तो रंध्र तो खुलेगा, छिद्र खुलेगा तभी ना जाएगा, तो छिद्र खुलेगा, तो दोनों को छिद्र खुलने में पराशरण की भूमिका होती है। पौधे में खाद्य पदार्थ का वितरण, तो वैसे ही जब जैसे जल जा रहा था एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, जल जा रहा था तो क्या हुआ, एगो कोशिका से लेकर दूसरे कोशिका में जल जाएगा, तो जैसे ही जल यहाँ आया तो यहाँ एगो लेयर मिल गया, तो लेयर मिल गया तो पराशरण से घुसेगा,
समझ में आ गया। अब खाना भी जा रहा है तो कोशिका दूसरे कोशिका में जाएगा तो एगो लेयर मिल गया, और जैसे ही लेयर मिलेगा एगो कोशिका झिल्ली मतलब कोई भी झिल्ली मिलेगी तो परासरण की क्रिया से जाएगा। तो विसरण और परासरण में आपको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे यहाँ जो भी गैस है मिली है किस क्रिया से, विसरण, क्योंकि दोनों के बीच लेयर नहीं है, ठीक है। अगर पूछेगा कि जल के मतलब अगर तेल है और पानी है मिला दिया गया तो कैसे मिलेगा, विसरण से मिलेगा, ठीक है। अगर बोलेगा दूध में पानी, विसरण से मिलेगा, क्योंकि दोनों में लेयर नहीं है। लेकिन वहीं जल में मत जाइएगा, लेकिन वहीं अगर बोल दिया जाए एक रुई में जल कैसे जाएगा, एक रुई से बाती से ऊपर होकर कैसे जाएगा, तो समझिए जैसे ही जल आएगा तो रुई में एक जो परत है वह कोशिका झिल्ली का काम करेगा, तो जैसे ही कोशिका झिल्ली से होकर जाएगा तो परासरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विसरण क्या है और परासरण क्या है। परासरण एक प्रकार की विसरण की ही क्रिया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का ऐसे चैप्टर कंप्लीट भी हो गया और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। फिर हम लोग अगले पार्ट में आप लोगों के साथ मिलते हैं। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।